आईके त्रिपाठी जी के रिटायरमेंट होने के बाद अब बिजली विभाग के मुख्य अभियंता का पदभार या प्रभार मिला है प्रमा पांडे जी को। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डायरेक्ट इनसे बात करूंगा कि रीवा में जो बिजली व्यवस्था है उसको लेकर क्या चुनौतियां हैं या क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे। पहले तो बधाई आपको इस पद के लिए। थैंक यू। रीवा बहुत बड़ा क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था को और सुधारने की ज़रूरत है। वैसे हमारा RDSS प्रोजेक्ट चल रहा है तो उससे विद्युत की व्यवस्था सिस्टम हमारा मजबूत होगा और विद्युत की व्यवस्था सुधरेगी और काफ़ी कुछ सुधर भी गई है। वर्तमान में मानसून के कारण थोड़ा विद्युत ज़्यादा फॉल्ट होते हैं। ये बिजली विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है, पर हमारा स्टाफ लगातार उसमें काम करता है और हम बेहतर विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो बिजली व्यवस्था जो ठप हो जाती है, गांवों की नहीं शहरों की भी बात की जाए तो घंटों चली जाती है, कई घंटे लग जाते हैं, कभी कभी तो पूरी रात बिजली नहीं आती, उस पर कैसे? ये जो आपने ये बात कही है ये केवल आंधी तूफान के समय में रहती है। इस बार अप्रैल मई सभी में इंटरमिटेंटली आंधी तूफान आया है। आंधी तूफान आने पर हमारे कई बार खंभे गिर जाते हैं, तार टूट जाते हैं, तो इनको लगाने में हमें थोड़ा समय लगता है। फिर भी पूरा प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी बिजली चालू की जाए और शहर में तो नाइट पेट्रोलिंग, नाइट में भी काम करके बिजली को चालू किया जाता है। खासकर ये प्रॉब्लम गांवों में ज़्यादा है शहरों की अपेक्षा। शहरों में तो चलिए ठीक है, गांवों में कई कई दिन तक लाइट नहीं आती है, तो उसके लिए क्या? गाँवों में कई दिन तक लाइट नहीं आती है ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये मैं पूछूंगी। अभी मैंने कल 1 जुलाई को ही अपना कार्यभार संभाला है, तो ग्रामों में ये अगर इस तरह की शिकायतें अभी हमारे पास नहीं आई है कि कई दिनों तक लाइट नहीं आती है, और इसकी हम क्रमशः हर क्षेत्र में जाके विवेचना करेंगे और अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो भरसक प्रयास रहेगा कि ये व्यवस्था सुधरे। मैडम, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद लगने में कई दिन लग जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी लगे, रिस्पॉन्स जल्दी मिले, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? ट्रांसफार्मर फेल होने पर बदलने के लिए हमारे पास मध्य प्रदेश नियामक आयोग से गाइडलाइन निर्धारित हैं। पूरा यदि वो ट्रांसफार्मर उसकी पात्र और अपात्र की श्रेणी में है कि नहीं, पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं। पात्र ट्रांसफार्मरों को समय पर बदलने का पूरा उपलब्धता के आधार पर प्रयास किया जाता है। अपात्र ट्रांसफार्मरों को पात्र होने पर ही बदला जाता है। अपात्र मीन्स अगर उसमें जो संयोजित उपभोक्ता है और उनके द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, बिजली का भुगतान, तो वो अपात्र की श्रेणी में आते हैं। यदि टोटल बकाया राशि में से वो 10% भी भुगतान कर देते हैं, वर्तमान में जो नियम लागू हैं, तो वो पात्र माने जाते हैं और फिर बदला जाता है उपलब्धता के आधार पर। अच्छा, आपने अपात्र की बात की तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बिजली चोरी सबसे बड़ा आज मुद्दा है, खासकर गांवों में। धीरे धीरे जो वायर हैं वो बदले जा रहे हैं कि बिजली चोरी रोकी जा सके, तो इस पर कैसे लगाम लगेगी? बिजली चोरी रोकने के लिए हमारे यहाँ अभी शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिनमें उपभोक्ता का उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता है। और LT लाइन जो पहले बेयर कंडक्टर के द्वारा विद्युत प्रदाय होता था, तो वो उसका अब केबलीकरण कर रहे हैं। पूरा प्रयास है कि बिजली चोरी रुके और उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत प्रदाय हो। गांवों के लिए कैसे? गांवों में भी यही है। रूरल में अभी केबलीकरण का जो डेंस एरिया है वहाँ LT केबलीकरण का कार्य किया जा रहा है और कॉल बेल लोकेशन में मीटर लगाए जा रहे हैं। ये नियम बहुत पहले से है, तो मीटर से और मीटर्ड सप्लाई देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बिजली चोरी रुकेगी। अच्छा, स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी शिकायत तो लोगों की कि स्मार्ट मीटर में लोगों का बिल ज़्यादा आता है, तो इस पर क्या सही है ये बिल्कुल सही नहीं है। स्मार्ट मीटर भी वही है जैसे पहले हमारे डिजिटल मीटर थे। स्मार्ट मीटर में ये है कि हमारे मीटर रीडर्स को डोर टू डोर रीडिंग लेने नहीं जाना पड़ता, और रीडिंग अगर बकाया राशि है तो उसमें सिस्टम से ही वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। उपभोक्ता को फिर बकाया राशि जमा करने पर वो मीटर चालू होता है। बिजली विभाग में
भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि बिजली विभाग जैसे अधिकारी जो होते हैं बहुत भ्रष्टाचार होते हैं, मीटर